हम बिहार के भूगोल की स्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं और बिहार में हम लोग स्टडी कर चुके थे कि बिहार के कौन कौन से भौतिक विभाजन हमको देखने को मिलते हैं। इन्हीं भौतिक विभाजन से जब हम आगे की ओर चलते हैं तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था बिहार की नदियां, और बिहार की नदियों पर आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टडी करने वाले बिहार के प्रमुख प्रमुख जलप्रपात। और इसके साथ ही हम लोग यह भी अध्ययन करेंगे कि हमारे पास गर्म पानी के कुंड बिहार में कहाँ कहाँ मिलते हैं। अगर बिहार में कहीं गर्म पानी के कुंड मिल रहे हैं तो यानी कि बिहार में कोई तप्त स्थल भी है, क्योंकि तप्त स्थल जहाँ होगा वहीं पर हमारे पास गर्म पानी का कुंड मिलेगा। और क्या बिहार का जो भौतिक विभाजन है, बिहार की जो नदियां हैं, बिहार के जो झरने हैं और बिहार के जो तप्त स्थल गर्म पानी के कुंड हैं, उनमें कोई आपसी एक संबंध है। आज इसी संबंध को स्थापित करेंगे। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, स्वागत है चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग बिहार के स्टडी करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम इसकी नदियों को स्थापित करा था। अब अगर हम बिहार के पॉलिटिकल मैप को एक बार फिर से रिवीजन कर लें, जिसका हम रिवीजन कई बार कर चुके हैं और आने वाले लेक्चर्स में लगातार करते रहेंगे, तो ये हमारे पास बिहार का हमारे पास पॉलिटिकल मैप था। इस पॉलिटिकल मैप को ध्यान से देखिए, हम कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अभी यहाँ पर हाईलाइट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हाईलाइट करेंगे कैमूर को, हम यहाँ पे करेंगे रोहतास को, फिर हमारे पास आएगा गया, फिर हमारे पास भोजपुर हमारा आएगा, नालंदा हमारे पास आएगा, नवादा, जमुई और बांका। ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अभी हम हाईलाइट करने वाले हैं, और यहीं पर हम बिहार को कुछ अलग तरीके से स्टडी करेंगे, विशेष रूप से जब हम उसके जलप्रपात का अध्ययन यहाँ पर करते हैं। तो अगर हम बिहार में आगे की ओर बढ़ते हैं इस पॉलिटिकल मैपिंग के साथ, तो जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमने कहा था बिहार की नदियों का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं, उत्तरी बिहार की नदियों का वर्गीकरण और दक्षिणी बिहार की नदियों के वर्गीकरण के रूप में। उत्तरी बिहार की नदियों में हमको मिलती है सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सरयू, घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक। इसके साथ ही बागमती, अधवरा, कमला, भरदा और कोसी और द महानंदा। अब आपको इसमें से ये बताना है जो होमवर्क है, क्योंकि हम लेक्चर्स की स्टडी कर चुके हैं कि इसमें से ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार में ही उत्पन्न होती है, बिहार में ही समाप्त हो जाती है। इसके अलावा भी ऐसी कौन सी नदी है दक्षिणी और उत्तरी बिहार की स्टडी करने के बाद कि वो नदी बिहार में गंगा की तुलना में लगभग आधी लंबाई की है, लेकिन उसका जल क्षेत्र, आबोहवा तंत्र का जो क्षेत्रफल है वो गंगा से एक बड़ा क्षेत्रफल है। और कौन कौन सी नदी नेपाल से आती है और कौन कौन सी नदी नेपाल से नहीं आ रही है। तो अगर दक्षिणी बिहार की नदियों का हम लोग देखते हैं तो दक्षिणी बिहार की नदियों को मिला सोन, पुनपुन, फल्गुन, मोहना और किऊल। और इन्हीं नदियों के विभाजन के आधार पर हमको बिहार में अलग अलग मैदानी क्षेत्र मिले हैं जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र में हमारे पास 3 डिवीजन है और दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र में भी हमारे पास 3 डिवीजन है। उत्तरी बिहार का जो मैदानी क्षेत्र वो नदियों के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे एक मिथिला का क्षेत्र हमको मिलता है। लेकिन दक्षिणी बिहार का जो मैदानी क्षेत्र जिसके 3 डिवीजन है वो नदियों के नाम पर न होकर रीजनल, क्षेत्रीय विविधता के आधार पर उनके नाम निकल के आते हैं। तो आपका अगला होमवर्क ये हो जाता है कि जो दक्षिणी बिहार के मैदानी क्षेत्र अगर हम उनको पूर्व से पश्चिम की तरफ व्यवस्थित करते हैं तो उनका क्रम क्या होगा और उस क्रम में उनके क्या क्या नाम आने वाले हैं। आगे की ओर देख लेते हैं। तो जब हम आगे की ओर चलेंगे इसी में कि अब हम देखेंगे इसके जलप्रपात कैसे कैसे हैं। तो अगर हम बिहार का पूरा मैप देख लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं बिहार के पूरे मैप की, तो एक बार नदियों का एक रिकैप देख लेते हैं छोटा सा। और उस नदियों के रिकैप में हमने कहा था ये हमारी घाघरा है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं। फिर हमारे पास मिली गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, करछा, यहीं पे हमारे पास मिलेगी कोसी, मेची, बालासून और महानंदा। इसके बाद दक्षिणी बिहार की तरफ हम चलेंगे तो हमको पहले मिल जाएगी गंगा, गंगा डिवीजन करती है तो पहली नदी हमको मिल जाएगी कर्मनाशा। फिर हमारे पास मिल जाएंगी सोन, ये बिहार की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। फिर पुनपुन, फल्गु, फिर हमारे पास धादर, सकरी, किऊल, बदुआ और यहाँ पे हमारे पास एक नदी और मिलेगी अजय। और अजय नदी के इंपॉर्टेंस हमने लास्ट लेक्चर में उसके साथ देखी थी। इन नदियों को अगर हम स्टडी कर लेते हैं और इनका माइंड मैप हम पिछले लेक्चर्स में बना चुके हैं, तो इस माइंड मैप के आधार पर जहाँ पे हमने उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार की नदियों को देख रखा है, जहाँ पे हमारे पास गंगा, गंडक और घाघरा का दुआब मिला, गंडक और कोसी का दुआब मिला जिसे हमने मिथिला का क्षेत्र बोला, फिर हमारे पास कोसी और महानंदा का दुआब मिला, इसके बाद हमारे पास भोजपुर का क्षेत्र मिला, फिर मगध का क्षेत्र मिला, फिर हमारे पास अंग के मैदान मिले। और उस अंग के मैदान में हमारे पास यहाँ पे राजगीर की पहाड़ियाँ मिली थी, राजमहल की पहाड़ियाँ मिली थी, और उन राजमहल की पहाड़ियों के साथ ही हमारे पास अंग के मैदान अटैच होते हुए कर रहे थे। और यहीं पर हमने कहा था कि हमारे पास वर्षा का अनुपात दक्षिणी बिहार के पूर्वी क्षेत्र पर थोड़ा सा कम है, उसमें जो क्लॉज निकल के आता है वो निकल के आता है राजमहल की पहाड़ियों का, जिस कारण से वहाँ प्रेसिपिटेशन थोड़ा अनुपातिक रूप से हमको कम मिलता है। अब अगर हम इसी स्टडी को बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में देखते हैं तो ये रहे बिहार के प्रमुख प्रमुख जलप्रपात, यह रहे बिहार के प्रमुख प्रमुख जलप्रपात। और अगर इन जलप्रपात की हम लोग स्थिति देख लेते हो तो पहले इनका स्थान देख लेते हैं, ये हमें जलप्रपात एक्चुअली मिल कहाँ कहाँ रहे हैं। तो हमको जलप्रपात मिल रहा है नवादा में, रोहतास में, फिर रोहतास,
फिर हमारे पास आ गया भोजपुर रीजन, फिर कैमूर जिला, रोहतास 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 और रोहतास, रोहतास रोहतास रोहतास, कैमूर, भोजपुर। अब थोड़ा सा रिकैप लिख लेते हैं। अब अगर थोड़ा सा रिकैप देखते हैं तो हमको ये सारे के सारे जलप्रपात एक्चुअली कहाँ मिल रहे हैं? रोहतास, ये देखिए रोहतास, कैमूर, रोहतास, कैमूर, और हमारे पास कौन सा था? भोजपुर। ये रहा किधर गया भोजपुर? हाँ, ये रहा भोजपुर हमारे पास। ये हमारे पास रोहतास, कैमूर, भोजपुर और एक गया डिस्ट्रिक्ट हमारे पास यहाँ पर आकर निकल कर आ जाता है। इसी स्टडी के आधार पर अगर हम बिहार के भौतिक विभाजन के साथ इनको जोड़ देते हैं तो हमको हमारे बिहार के जितने भी सारे प्रमुख जलप्रपात मिल रहे हैं वो सब के सब हमको दक्षिणी बिहार के पठारी क्षेत्र की संकीर्ण भूमि वाली पट्टी पर मिल रहे हैं। दक्षिणी बिहार के पठारी क्षेत्र की संकीर्ण भूमि वाले क्षेत्र पर मिल रहे हैं, जैसे कि ककोलत कोडरमा पठार से आने वाली नदी धारा पे हमको मिलता है, और ये हमको कहाँ मिलता है? ककोलत, नवादा डिस्ट्रिक्ट में। और नवादा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कहाँ है? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास ये रहा, हमारे पास नवादा डिस्ट्रिक्ट। नवादा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास फिर से कहाँ पड़ जाएगा? दक्षिण की ओर पड़ जाएगा, और ये रहा हमारे पास नवादा डिस्ट्रिक्ट। तो ये नवादा डिस्ट्रिक्ट उसी बेल्ट पर है जिस बेल्ट पर दक्षिणी बिहार की पठारी संकीर्ण भूमि का क्षेत्र निकल कर आता है। अब अगर हम अगला देखते हैं कि अगला जलप्रपात हमारे पास कहाँ है, तो सुख लदरी कन्हा नदी पर है। कन्हा नदी फिर से कहाँ पड़ गई? रोहतास में। और रोहतास डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कहाँ पड़ गया? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट हमारे पास पड़ गया ये फिर से दक्षिणी बिहार का ही क्षेत्र आ जाता है अपने पास। और हमने जब प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग भी बिहार को बांटा था तो उसमें भी बिहार हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रोहतास हमारे पास एक महत्वपूर्ण जिला निकलकर यहाँ पर आया था। तो रोहतास हो गया हमारे पास, नवादा हो गया, और ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट हमारे पास दक्षिणी बिहार की संकीर्ण पठारी भूमि के क्षेत्र पर हमको मिल रहे हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है धुआ कुंड, ऊंचाई जो इसकी 30 मीटर है, काव कुदरा नदी पर है। और फिर से देखिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया? रोहतास आ गया। ये सारा का सारा रोहतास डिस्ट्रिक्ट पर हमको मिल रहा है। फिर हमारे पास आता है दुर्गावती नदी पर है, और कहाँ मिल रहा है हमको? छान पापरा, फिर से रोहतास में मिल रहा है। जियार कुंड फुलवरिया नदी पर है, जियार कुंड भोजपुर रीजन में हमको मिलता है। भोजपुर हमने देखा फिर से हमारे पास दक्षिण के क्षेत्र पर ही आ जाता है। फिर हमारे पास मिलता है करकट कर्मनाशा, और ये कर्मनाशा का नदी कौन सी? तो कर्मनाशा वही है जो सोन की पश्चिम की ओर की सहायक नदी है, उस रीजन की सहायक नदी मिलती है, और इसी के बीच में हमारे पास भोजपुर के मैदान का क्षेत्र मिल जाता है। फिर तेलहर कुंड दुर्गावती नदी के निकट, और कहाँ मिलेगा हमारे पास? कैमूर जिला मिलेगा। कैमूर जिला फिर से वही रोहतास से लगा हुआ जिला है। राकिम कुंड हमारे पास कहाँ मिलेगा? गाय घाट नदी पर मिलेगा, फिर से हमारे पास रोहतास जिला में मिलेगा। ओखारीन कुंड 90 मीटर की ऊंचाई है, गौपत नदी पर मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? रोहतास जिले में मिलेगा। मझर कुंड 110 मीटर का है, काव कुदरा पर, सासाराम, रोहतास, और इस सासाराम जो पड़ता है रोहतास डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन में ही हमको मिलता है। और फिर हमारे पास मिलेगा देवदारी, और ये मिलता है हमारे पास कर्मनाशा और रोहतास, ये फिर से हमारे पास पठाई क्षेत्र में मिलेगा। अब मेरा बताने का क्या अर्थ था, ऊंचाई तो हमने इनकी देख ली, और ऊंचाई के आधार पर ये हमारे पास 110 मीटर का सबसे ऊंचा हमारे पास जलप्रपात आ गया। लेकिन बताने का अर्थ क्या था? अगर हम अब बिहार के फिजिकल डिवीजन की तरफ चलते हैं, अगर हम बिहार के फिजिकल डिवीजन की तरफ चलते हैं, और बिहार के फिजिकल डिवीजन में जब हम इसका विभाजन करते हैं तो ये पूरा का पूरा हमने कहा था कि ऊपर हमारे पास शिवालिक का क्षेत्र है, या तो हमारे पास झरने शिवालिक के क्षेत्र में मिलने चाहिए थे। हमारे पास मैदानी क्षेत्र में कोई झरना नहीं मिलेगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र का अर्थ है कि यहाँ पे जो रिलीफ है, जो ढाल है, वो अपने निम्नतम स्तर का होता है, और मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण की प्रक्रिया अधिक होती है, अर्थात यहाँ पे हमारे पास जलकुंड या जलप्रपात मिलने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। अब अगर हम पेनिनसुलर प्लेट की तरफ चलते हैं जो बिहार के दक्षिणी भाग पर आपस में टच करके चलती है, तो यहीं पर हमने जो तीसरा फिजिकल डिवीजन कहा था, उस फिजिकल डिवीजन में हमको मिल रही थी पेनिनसुलर प्लेट, यानी कि पठारी क्षेत्र की एक संकीर्ण भूमि क्षेत्र। और देखिए नदी कौन कौन सी चल रही है, तो नदी हमारे पास यहाँ पे चल रही है, ये हमारे पास कर्मनाशा नदी हो गई, ये सोन नदी हो गई, ये फल्गुल, धरगा, क्यूल और बदुआ नदी हो गई। यहाँ पर जो हमारे पास रिलीफ है कंपैरेटिवली हाई है, और यहीं पर इस रिलीफ में जब ये पेनिनसुलर प्लेट से नीचे की ओर उतरती है तो तीव्र ढलान के साथ नीचे उतरती है। जब तीव्र ढलान के साथ नीचे की उतरती है तो जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात क्या है? 45 डिग्री उससे अधिक के कोण पर कोई एक जल की धारा नीचे की ओर गिर रही है, जिसको जलप्रपात बोलते हैं। ये शिप्रिका नहीं है, अपने आप में जलप्रपात है, यानी कि वाटरफॉल है, रैपिड्स अपने आप में नहीं है।
इस अध्ययन के आधार पर हमको बिहार के जितने भी जलप्रपात मिल रहे हैं वो सारे के सारे हमको दक्षिणी बिहार की भूमि पर मिल रहे हैं। और दक्षिणी बिहार की भूमि में भी जो महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट हमारे पास निकल के आता है वो निकल के आता है कैमूर, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है रोहतास। और ध्यान रखिएगा, रोहतास के पास नदी की जलधारा पर्याप्त है, लेकिन रोहतास के पास प्रेसिपिटेशन की कमी है, अर्थात ईशान्य की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से कर रखी है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में हमारे पास नदी की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन नदी जल धारा में हमारे पास इतनी अधिक नदियों का संगम और रिलीव वहां पर हमको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास उत्तरी बिहार में जल की कमी है, उत्तरी बिहार में पर्याप्त मात्रा में जल की कमी है, लेकिन जब यहाँ पर प्रेसिपिटेशन के आधार पर जल की कमी कर दी गई है तो रोहतास में और दक्षिणी पठार की क्षेत्रीय भूमि के संकीर्ण क्षेत्र है वहां से हमारे पर्याप्त मात्रा में प्रायद्वीपीय भाग की नदियां आती हैं और वो यहाँ पर आकर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से हमको पता लग गया कि बिहार के जितने भी जलप्रपात हैं वो सारे के सारे हमको दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं। इन नदियों का नाम विशेष रूप से याद कर लीजिएगा, ये नदियां अपने आप में महत्वपूर्ण नदियां इन जलप्रपातों के संदर्भ में हो जाती हैं। जो महत्वपूर्ण नदी इसमें निकल के आती है वो हमारे पास है कर्मनाशा और दुर्गावती। अब आगे देख लेते हैं कि इसके अलावा हमारे पास गर्म जल कुंड कहाँ मिलेंगे। तो अगर गर्म जल कुंड हमको मिलेंगे तो उसके लिए पहले हमको 3 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा, और इन 3 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास आता है राजगीर, मुंगेर और गया। राजगीर, मुंगेर और गया। अब देख लेते हैं ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कहाँ पड़ रहे हैं। तो राजगीर अर्थात नालंदा के क्षेत्र में हमको मिलेगा। राजगीर हमको कहाँ मिलेगा? नालंदा के क्षेत्र में हमको राजगीर मिलता है। पटना से लगा हुआ क्षेत्र है, एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, क्योंकि बहुत सी जो ट्रेन्स हैं वो पटना से आगे राजगीर तक चला दी जाती है, तो इससे एक रेलवे के लिए भी कन्वीनियंस बन जाती है। तो राजगीर हमारे पास मिल गया, मुंगेर हमारे पास मिल गया, राजगीर, मुंगेर और गया, ये हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये फिर से वही क्षेत्र है जो पेनिनसुलर इंडिया की संकीर्ण भूमि अर्थात पठारीय क्षेत्र का भाग है बिहार का, और इसी पठारीय क्षेत्र में हमारे पास गर्म जल कुंड मिलते हैं। अब गर्म जल कुंड मिलने का सीधा शर्त है कि यहाँ पे नीचे एक तप्त स्थल हमारे पास होगा, और वही तप्त स्थल इस पानी को गर्म कर रहा है, अर्थात जो पेनिनसुलर प्लेट है उसके नीचे जो इग्नियस रॉक्स हैं और जो हमारे पास डेकन ट्रैप बना हुआ है वहाँ पे जो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन है, तो क्या वहाँ पे भी अभी भी हमारे पास कुछ अंतर्गार्भिक क्रियाएं चल रही हैं, और उन अंतर्गार्भिक क्रियाओं के द्वारा हमारे पास तप्त स्थल बनते हैं। उसी तप्त स्थल पर जब पानी भर जाता है तो वही गर्म जल कुंड का निर्माण करता है। तो सबसे बड़ा हमारे पास ब्रह्म कुंड, इसका टेम्परेचर जो है वो 87 डिग्री के आसपास है, और ये हमको राजगीर में मिलता है। और राजगीर हमने देखा तो राजगीर की पोजीशन हमारे पास कहाँ है? तो राजगीर की पोजीशन हमारे पास ये रही, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। राजगीर की पोजीशन हमारे पास कहाँ मिलती है? तो राजगीर की पोजीशन हमारे पास नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, और जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है वो बिहार की राजधानी पटना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता हुआ आगे की ओर बढ़ जाता है। तो राजगीर में हमको पहला जलप्रपात और सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात मिलता है जिसका नाम है हमारे पास ब्रह्मकुंड। टेम्परेचर है 87 डिग्री सेंटीग्रेड। बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। सप्तधारा सूर्य कुंड है, और मखदुम कुंड है, और नानक कुंड भी हमको यहाँ पर मिल जाता है। मुंगेर में देखेंगे तो मुंगेर में हमको मिलता है लक्ष्मण कुंड, और इसका टेम्परेचर जो आता है वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यह मुंगेर का सर्वाधिक जल कुंड है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जल कुंड हमको राजगीर में मिलेगा, और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे गर्म जल कुंड है वो लक्ष्मण कुंड है, सर्वाधिक जल कुंड है। इसके अलावा हमारे पास मिलेगा सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि कुंड और भारीर कुंड और पंचतर कुंड। क्या यह सारे के सारे कुंड में से कुछ कुंड ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो रामायण सर्किट के पाथ में हमारे पास पड़ते हैं? तो यह भी स्थिति आपको देखनी पड़ेगी कि इनमें से ऐसे कौन कौन से कुंड जो रामायण सर्किट का भाग बनते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है गया डिस्ट्रिक्ट। यह गया डिस्ट्रिक्ट फिर से हमारे पास दक्षिण बिहार की तरफ स्थित है, और हमको मिलता है अग्निकुंड, और इस प्रकार से महत्वपूर्ण कुंड हमारे पास आ जाते हैं। इन महत्वपूर्ण कुंड में भी 3 महत्वपूर्ण हमारे पास कुंड हो जाते हैं। वो हो जाता है एक ब्रह्मकुंड, बिहार का सबसे गर्म है, राजगीर में स्थित है। फिर मुंगेर में हमारे पास आ जाता है लक्ष्मण कुंड, और फिर गया में हमारे पास आ जाता है अग्निकुंड। बाकी ये सारे के सारे इसके एडिशनल फैक्ट हो जाते हैं। इस एडिशनल फैक्ट में बस आपको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे कुंड हैं जो रामायण सर्किट का भाग बनते हैं। और इस प्रकार से जब हम बिहार की नदियों का अध्ययन कर लेते हैं, और बिहार की नदियों का अध्ययन करने से पहले हम बिहार के भौतिक विभाजन का अध्ययन कर लेते हैं। भौतिक विभाजन के अध्ययन के साथ ही उसके प्रेसिपिटेशन का भी अध्ययन कर लेते हैं कि वर्षा की मात्रा कैसे कैसे चल रही है। तो बिहार के भौतिक विभाजन का अध्ययन, वहाँ पे वर्षा की
उपलब्ध था, उसके आधार पर नदियों का अध्ययन, और जब नदियों का अध्ययन कर लेते हैं तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि जलप्रपात कहाँ बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। हमारे पास गर्म जल के कुंड भी कहाँ मिल रहे हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने इसके साथ कवर करा था बिहार की नदियों के साथ ही। इसके बाद भी आपको कोई प्रश्न है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मैं उसका उत्तर आपको सुगम तरीके से उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। अभी इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार और वंदे मातरम।